हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का फोर्थ लेक्चर शुरू करेंगे बच्चों। और फोर्थ है या फिफ्थ है मुझे ध्यान नहीं, मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर को हम लोग रिकॉल करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में और लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है। और जैसा आपको याद होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था बच्चों, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक्सप्रेशन था, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था बच्चों, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन था, जो कोफिशिएंट को देख करके हम लोग लिखते थे। उसके बाद फिर मैंने बताया था बच्चों के ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। जल्दी से रिकॉल करेंगे। ऑर्डर बच्चों, जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को सम करते हैं तो ऑर्डर निकल जाता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन कहाँ से आया था बच्चों, एक्सपेरिमेंट से आया था, तो उसके पावर को जब सम करेंगे तो ऑर्डर निकल जाएगा। और मैंने कहा था ऑर्डर क्या चीज़ है, तो ऑर्डर क्या है, मैंने कहा था कि ये एक्चुअली काउंटिंग ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन जब भी होता है तो कॉलिजन से होता है, और कॉलिजन को दो तरह का होता है, एक इफेक्टिव होता है, एक नॉन इफेक्टिव कॉलिजन होता है। तो जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो इफेक्टिव कॉलिजन की काउंटिंग होती है। जैसे अगर मान लो कोई रिएक्शन है तो उसमें हमने आपको बताया था कि कॉलिजन अगर 3 हो रहा है और उसमें इफेक्टिव कॉलिजन अगर 2 हो रहा है तो इसका मतलब कि उसका ऑर्डर 2 होगा, है ना। जैसे एग्जांपल दिया था, रोटी वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि है ना, 5 रोटी से मेरी मुलाकात हुई थी लेकिन मैंने 3 रोटी खाई थी, तो इसका मतलब मेरी मुलाकात यानी मेरा कॉलिजन 5 रोटी से हुआ, लेकिन मेरा जो है ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर मैंने कहा था मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी बच्चों पर्टिकुलर टाइम में जब नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं, ध्यान से समझ लो, जब पर्टिकुलर टाइम में नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं जिसमें इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कॉलिजन दोनों काउंट होते हैं, रिएक्टेंट के द्वारा शो किए जाते हैं, तो उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यानी टोटल कॉलिजन रिएक्टेंट जो है एट ए पर्टिकुलर टाइम में शो करता है, तो वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। और मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं बच्चों, कि लॉ ऑफ मास एक्शन के एक्सप्रेशन के पावर को सम करते हैं। याद रखो, LMA के एक्सप्रेशन के पावर को सम करते हैं, जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे है ना, आयन है ना बीच चौराहे पे खड़ा हो तो उसको 4 जगह से कॉलिजन हो सकता है। एक तरफ से कुत्ता आ रहा है, एक तरफ से बिल्ली आ रही है, एक तरफ से चूहा आ रहा है, और एक तरफ से जो है वो ट्रक आ रहा है। तो स्वर्गवासी होने वाला जो कॉलिजन होगा वो कौन सा होगा, जिधर से ट्रक आ रहा होगा, तो इसका मतलब इसका कॉलिजन 4 हो रहा है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में। तो वैसे 4 कॉलिजन एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम एज्यूम करें उस चौराहे के एग्जाम्पल को, तो मान लो कि 4 कॉलिजन हो रहा है, जिसमें से एक ही कॉलिजन इनको क्या करेगा, है ना, प्रोसीड करा देगा। प्रोसीड करा देगा मतलब स्वर्गवासी बना देगा, तो इसका मतलब इनका ऑर्डर 1 हो गया और इनकी मॉलिक्यूलरिटी 4 हो गई, ठीक है बच्चों। तो ऑर्डर सिर्फ उसी कॉलिजन की काउंटिंग है जो इफेक्टिव होता है, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद मैंने कहा था ये कन्वेंशन है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम कॉलिजन 3 हो सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर एट ए पर्टिकुलर टाइम अगर हम इंस्टेंट टाइम लें तो मैक्सिमम 3 कॉलिजन से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये कन्वेंशन भी है जो मैंने लिखवा दिया था। फिर मैंने कहा था कि अगर किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा दिखा रहा है, जैसे कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ उसमें पावर में जो है 4 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो समझ लो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और ऐसे रिएक्शन में जो रिएक्शन होगा वो मल्टी स्टेप में होगा, ठीक है। एलिमेंट्री स्टेप में, बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप से मिलकर बना हुआ होगा। और जो एलिमेंट्री स्टेप अगर हम उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डिफ़ाइन कर देंगे तो हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चल जाएगा। और फिर मैंने कहा था कि जो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिसाइडिंग स्टेप होगा, और उसके एक्सप्रेशन के पावर को सम कर देंगे तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी निकल जाएगा बच्चों। यहाँ तक मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ा दिया था। अब हम लोग आगे आते हैं। इससे मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग डिस्कस कर लें, जिससे आप लोगों को जो पिछला टॉपिक आपको पढ़ा है उस पर सवाल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, ये सब JEE का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो वो मुझे है ना एग्जैक्ट कौन से साल में आया वो नहीं याद है, लेकिन ये 4-5 साल के अंदर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हायर ऑर्डर, इसमें दिया हुआ ग्रेटर दैन 3 इज़ रेयर ड्यू टू, यानी ऑर्डर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, रेयर होता है, नहीं के बराबर होता है, ऐसा क्यों। उसका रीज़न है ना, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही रीज़न है आपको खोजना है। पहला है शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट
ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन, यहाँ ड्यू टू लिखा हुआ है वो छूट गया है, ठीक है, ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन, यानी पहला वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है रिएक्टेंट साइड में इलास्टिक कॉलिजन की वजह से। एक वजह ये है वो बता रहा है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि ऑर्डर 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होता, तो इक्विलिब्रियम के शिफ्ट करने की वजह से नहीं होता पहला। दूसरा लॉस ऑफ एक्टिव स्पेसीज ऑन कॉलिजन, यानी जब कॉलिजन होगा तो जो एक्टिव स्पेसीज होगा, एक्टिव स्पेसीज का मतलब जो इफेक्टिव कॉलिजन में भाग लेगा उसका लॉस हो जाएगा, यानी उसका एनर्जी लूज हो जाएगा, तो वो एक रीज़न है। तीसरा रीज़न है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पेसीज, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है एक साथ साइमल्टेनियस कॉलिजन का वो कम होता है, ठीक है। और चौथा है इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व, ठीक है बच्चों। तो इसमें 4 रीजंस है, तो हम कैसे सोचेंगे कि ना ऑर्डर 3 से ज़्यादा नहीं आता, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव कॉलिजन। तो याद रखो कि कॉलिजन होगा तो कॉलिजन होने का मतलब उसमें इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव दोनों कॉलिजन होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली ऑर्डर भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में जितना कॉलिजन हो रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम में जैसे मान लो 3-4 आदमी मिलकर एक साथ जो है ना, किसी आदमी को डंडा एक साथ मारें, मान लो 10:01 पे, तो क्या 10:01 में पर्टिकुलर टाइम में क्या एक साथ 4 डंडा उसके खोपड़ी पे लग जाएगा? नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन 1 सेकंड के एनम में डिफरेंस आ जाएगा, कुछ ना कुछ स्लाइट डिफरेंस रहेगा। यानी ये इम्पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक साथ 4 डंडा उसके खोपड़ी पे जाकर लग जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में 3 कॉलिजन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब 3 कॉलिजन से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऑर्डर भी 3 कॉलिजन से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में जितना कॉलिजन होगा तो उसमें इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव दोनों होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉलिजन हो और तीनों का तीनों इफेक्टिव हो, तो डेफिनेटली इसका आंसर बच्चों है ना सी हो जाएगा, क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन, देखो लिखा हुआ साइमल्टेनियस, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में कॉलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पेसीज, वो पॉसिबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है बच्चों। बाकी इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट टू इलास्टिक कॉलिजन, रिएक्टेंट साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो प्रोसेस रिएक्शन रुक जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन को होते हुए बात की जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा लॉस ऑफ एक्टिव स्पेसीज, यानी एक्टिव स्पेसीज का नंबर्स घट जाएगा, तो एक्टिव स्पेसीज जो है घटेगा, इसका ये मतलब नहीं कि साहब 100 से सीधे 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और डी आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाना, यानी एंट्रोपी बढ़ती है तो सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एंट्रोपी मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस होता है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल रैंडम रहेगा, यानी जितना दूर दूर रहेगा, तो डेफिनेटली कॉलिजन की पॉसिबिलिटी तो अपने आप कम हो जाएगी। तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, एंट्रोपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी बढ़ रही और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रहा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एंट्रोपी भी बढ़ जाए और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाए, क्योंकि एंट्रोपी अगर बढ़ रही होगी तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट जो है वो उतना एनर्जेटिकल नहीं होगा, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसका मतलब क्या होगा कि कॉलिजन की पॉसिबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सी आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंसीडर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है Cl2 एक्वस प्लस H2S एक्वस, यानी Cl2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर रहा है और सल्फर सॉलिड H प्लस और Cl- बना रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज, इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ K = K Cl2H2S, ये इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ। एक्सप्रेशन ये कहाँ से रहा है, देखो रिएक्टेंट Cl2 और H2S है तो उसी के टर्म में दे दिया है। तो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन, यानी इस रेट इक्वेशन को इन दोनों में से कौन सा मैकेनिज्म सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म इन दोनों में से, ए वाला मैकेनिज्म, देखो ए में मैकेनिज्म में दिया हुआ Cl2 प्लस H2S गिव्स H प्लस Cl- प्लस Cl- प्लस HS- और इसके आगे स्लो दिया हुआ, और इसमें जो है फिर अगला स्टेप है Cl- प्लस HS- ये H प्लस Cl- ये फास्ट दिया हुआ। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट गवर्निंग स्टेप होता है, तो इसलिए यहाँ पर स्लो स्टेप जो है पहला दिया हुआ। आप दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं H2S प्लस H प्लस HS- फास्ट, और Cl2 और HS-
गिव्स 2Cl माइनस। तो देखो यहाँ सेकंड स्टेप स्लो दिया हुआ, फर्स्ट स्टेप फास्ट दिया हुआ, सेकंड स्टेप स्लो दिया हुआ। तो फास्ट स्टेप को तो हम देखते नहीं, स्लो स्टेप के हिसाब से एक्सप्रेशन को देखते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप तो ये हो गया, तो इसको मतलब इसको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वो दिक्कत ये है कि Cl2 प्लस HS माइनस है। रिएक्टेंट क्या है देखो ध्यान से, रिएक्टेंट है Cl2 प्लस H2S। तो यहाँ तो रिएक्टेंट जो है Cl2 प्लस HS माइनस है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो डेफिनेटली बी आंसर नहीं होगा, यानी बी वाला मैकेनिज्म नहीं होगा, ए वाला मैकेनिज्म होगा। तो अब इसमें ऑप्शन खोजना पड़ेगा, ए ओनली, बी ओनली, ए एंड बी बोथ, नन। तो डेफिनेटली ए ओनली होगा, यानी कि इसमें ए वाला मैकेनिज्म क्या है, सही है। क्योंकि जो पहला स्टेप है वो देखो स्लो स्टेप भी है, और साथ ही साथ रिएक्टेंट का जो है Cl2 और H2S है। यहाँ जो दूसरा मैकेनिज्म है इसमें दूसरा स्टेप स्लो है, लेकिन दिक्कत यह है कि Cl2 तो है लेकिन H2S की जगह HS माइनस है। HS माइनस रिएक्टेंट तो है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको कंसिडरेशन में नहीं ले सकते बच्चों। बात समझ में आ गई? अब आइए, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिसाइडिंग स्टेप होगा, है ना। यानी उसी के पावर को देख करके ऑर्डर भी निकल जाएगा, मॉलिक्युलरिटी भी निकल जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना है कि अगर पहला स्टेप स्लो हो, ध्यान से सुनो, अगर पहला स्टेप स्लो हो तब तो देख के हम पता कर लेंगे, उसी का एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें पहला स्टेप देखो फास्ट दिया हुआ है। देखो चेक करो, NO प्लस Br2। यहाँ रिएक्शन किसके बीच हो रहा है, NO प्लस Br2 के बीच हो रहा है। एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है जो यहाँ नीचे दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। पहला स्टेप फास्ट है, दूसरा स्टेप स्लो है। रिएक्शन किसके बीच हो रहा है, NO प्लस Br2 से रिएक्शन हो रहा है और NOBr बना रहा है। तो इसमें फास्ट स्टेप जो है NO प्लस Br2 है और इसमें NOBr2 बन रहा है, और जो स्लो स्टेप है NO प्लस Br2 प्लस NOBr2 प्लस NO है। तो ये स्लो स्टेप है। तो हमको जो मैकेनिज्म देखना होता है, एक्सप्रेशन निकालना होता है, ऑर्डर निकालना होता है, वो स्लो स्टेप को देख के निकालना होता है। तो यहाँ पहला स्टेप तो फास्ट है और दूसरा स्टेप स्लो है। तो स्लो स्टेप में देखो गड़बड़ क्या है कि NOBr2 प्लस NO है। हमें किसके टर्म में चाहिए, रिएक्टेंट के टर्म में। देखो रिएक्टेंट कौन है, NO और Br2। यानी हमको देखो मैंने यहाँ सॉल्व कर ही दिया है सीधा ही, क्योंकि उसमें टाइम बचाने के लिए। तो देखो हमको यही पता करना है, यानी ऑर्डर रिएक्शन NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पता करना है। तो ऑर्डर क्या होगा, NO के